नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है और इसीलिए सियासी दल यूपी में मिशन 2024 को लेकर अपनी रणनीति अभी से बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच फिर एक होर्डिंग सपा के कार्यालय के बाहर लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि इस बार पीडीए की सरकार। इस होर्डिंग के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को हराने का फॉर्मूला दे रही है। विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बाद अब यह होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। होर्डिंग में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ओबीसी राम मनोहर लोहिया और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और जन्नेश्वर मिश्र की तस्वीर लगी है। संकेतों में ही समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के सहारे 2024 के चुनावी समर में उतरने का प्लान बना लिया है। बता दें कि एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इस बार पीडीए की सरकार। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के सहारे 2024 के चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बना लिया है। ये होर्डिंग आप देख सकते हैं, ये लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि इस बार पीडीए की सरकार। वहीं 5 तस्वीरें भी लगी हुई है। बता दें, देखिए होर्डिंग में लिखा हुआ है कि इस बार पीडीए की सरकार। और लगातार 2024 के चुनाव को देखते हुए सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश की बता दें कि एक अहम भूमिका मानी जाती है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है और इसी सियासी दल ने यूपी में मिशन 2024 को लेकर अपनी रणनीति अभी से बनाने में जुट गए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, चुनाव को देखते हुए हर एक वर्ग, हर एक समाज को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इस बार पीडीए की सरकार। इस होर्डिंग के बाद से यूपी के सियासी गलियारे में हलचल तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि इस होर्डिंग को लेकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को हराने का फॉर्मूला दे रही है। विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बाद अब यह होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, होर्डिंग में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वहीं ओबीसी राम मनोहर लोहिया और संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और जन्नेश्वर मिश्र की तस्वीर लगी है। संकेतों में ही समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के सहारे 2024 के चुनाव में उतरने का प्लान बना लिया है। बता दें कि लगातार यूपी में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। 2024 के चुनाव को देखते हुए कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हुए नजर आ रही है। लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के सहारे 2024 के चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बना लिया है। और बता दें कि पीडीए को लेकर हर एक पार्टी दांव खेल रही है, अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बता दें कि चुनावों में पीडीए का एक अहम रोल माना जाता है और कोई भी पार्टी, कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहती। पीडीए को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और यही आज चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वीरेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं, वहीं कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं आमिर साबिर जी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी से। तो वीरेंद्र जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। देखिए, एनडीए के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे, तो क्या इस मंसूबे में समाजवादी पार्टी पास होगी? मंसूबे तो प्रधानमंत्री बनने के हैं। अखिलेश यादव जी को ऑलरेडी प्रधानमंत्री के रूप में समाजवादी पार्टी प्रोडक्ट कर रही है और उनको पोस्टर और बैनर लग रहे हैं।
मंसूबे पालने और सपने पालने का किसी को कोई रोक नहीं है। ये उनकी अपनी अपनी कल्पना है और अपनी महत्वाकांक्षा है। परंतु आज जिस प्रकार से देश के अगर आप नजर डालें तो आपको दिखाई पड़ता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आज एनडीए को अकाली दल भी सपोर्ट कर रहा है, एनडीए के पुराने चंद्रबाबू नायडू भी हमें समर्थन दे रहे हैं। जिन तेलंगाना गए थे, समाजवादी की पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी तेलंगाना गए थे और वहां पे इन्होंने क्या समझौता किया, कांग्रेस को ये अपनी सीट उत्तर प्रदेश में देना नहीं चाहते हैं। इन स्थितियों परिस्थितियों में आज एनडीए आने वाले समय में 400 का रिकॉर्ड पाएगी और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनेगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री होंगे। देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है, निश्चित तौर से आम कार्यकर्ता और आम जन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज है और जमीनी हकीकत उतार कर मोदी द्वारा, योगी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए आम जनता जनार्दन को उसके हित में प्रभावित कर रहा है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनेगी। ये पीडीए भगवान जाने कि पीडीए कहाँ होगा, पीडीए की क्या पीडीए में कौन शामिल होगा और ये इनके मन की कल्पना है। इस कल्पनाओं को ये मूर्त रूप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। माननीय नेताजी के रहते तो ऐसा नहीं संभव पाया। हो सकता है अखिलेश जी उनके 4 पुत्र होने के नाते निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो हमारी इनके लिए शुभकामनाएं। ठीक है कपिश जी, आपके पास आऊंगी। देखिए वीरेंद्र जी जीत का दावा कर रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, और आप पीडीए सरकार के दावे कितने काफी रहेंगे ये सभी लोकतंत्र के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं वो जीतने के लिए लड़ती हैं, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। आदरणीय वीरेंद्र सिंह मिश्रा जी भी जो बात कह रहे हैं वो अपनी पार्टी के लिए वही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इनके साथ बाकायदा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। जिस स्तर पे महंगाई है, टमाटर का रेट देखिए क्या है, अदरक 300 रुपए किलो चल रहा है और डॉलर के बदले जो रुपया का इन्होंने बताया था गिरावट, तो सरकार कहां तक गिर के चली गई। 65 रुपए पे जब डॉलर था तब तो इन्होंने बता दिया था कि सरकार कितनी गिर गई। आज बतावें 85 रुपए से ऊपर है डॉलर, कहां गई सरकार। उस समय 65 रुपए पेट्रोल था और 50 रुपए के करीब में डीजल था। आज 100 पार हो चुका है पेट्रोल और 100 के करीब में है डीजल। कहां है महंगाई? डबल डिजिट में महंगाई चल रही है। महंगाई इनसे काबू नहीं हुई, काला धन भारत नहीं आया, बनारस कोटो बना नहीं, बुलेट ट्रेन चली नहीं, पता नहीं कौन सा ये विकास करा रहे। बेरोजगारी दर देश का इस समय 45% है और ये आज तक के आजाद भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा है। ये सरकार वो है जिसके पास अपने जो है वो हवाई अड्डे नहीं है। जितने हवाई अड्डे वो सब अदानी के हो चुके हैं। को लाने की बात कह रहे हैं, कितना ये इसमें सफल होंगे आप? अगर मैं बात करूं पिछली सरकार में जब आप थे तो कई अत्याचार हुए हैं पिछड़े वर्ग पे, दलितों पर, तो कितना आप पीढ़ी को अपने पक्ष में ला पाएंगे? देखिए मयूरी, पीडीए का पे जो अत्याचार है वो आज पहली बार से नहीं हो रहा है। मुतवातिर इस 10 साल में तो इतना ज्यादा हुआ है कि हद से भी ज्यादा हो चुका है। और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान, हम तो ये कह रहे हैं 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार चल रही है, आखिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने क्यों नहीं लागू कर दी? भाई भारतीय जनता पार्टी फुल प्लेज एक तरीके से इनकी सरकार चल रही है। डीए के अन्य एनालिसिस अगर अलग भी कर दिए जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती थी, क्यों नहीं सच्चर कमेटी के? और उसमें आप पासमानदा खोज रहे हैं। भाई आपके पास जब समय था तो आपने काम क्यों नहीं किया? हम लोग तो रीजनल पार्टी है, एक प्रदेश तक सीमित है, आप तो पूरे देश के अंदर है, 10 साल से मुतवातिर बने हुए हैं, क्यों नहीं किया आपने? तो समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे हम पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक तो और मुसलमान हो, हमारे सरकार में पिछड़ों और दलितों का शोषण हुआ है। भाई अद्वितीय रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है।
इसमें कहने वाली कौन सी बात? और आपकी सरकार में? हमारी सरकार ने बिल्कुल पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदेश स्तर पे एक कोशिश अलग बात होती है कि राष्ट्र स्तर पे कोशिश अधिक होती है। सच्चर कमेटी की अगर रिपोर्ट को लागू करना है तो वो समाजवादी पार्टी तो नहीं लागू कर सकती। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, तो किस तरह से पक्ष में लाएंगे? जो जातीय जनगणना है, जो जातीय जनगणना की बात है, हम लोग केंद्र सरकार से हमेशा गुहार लगाते रहे, लेकिन 2021 के बाद जो संविधान संशोधित हुआ है उसमें अब प्रदेश सरकारें भी कर सकती है, योगी जी भी कर सकते हैं, अब हमारी सरकार आएगी वो भी कर सकती है जातीय जनगणना। हम 4 बार आपकी सरकार रही, आपके में क्यों नहीं लागू किया गया? मयूरी, इससे मुलायम पहले सिंह कि रक्षा आप ये मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में। इससे पहले आप ये प्रश्न ना करें, कम से कम आप मेरा उत्तर सुन ली होती। क्या 2021 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब संविधान में संशोधन किया गया? नहीं थी ना। इसीलिए आपको मैंने कहा था कि दोबारा आप कम से कम इस तरह का क्वेश्चन पुट अप ना करें। जब संविधान का संशोधन ही 21 में हुआ है तो 17 तक हमारी सरकार चली, हम कहां से जातीय जनगणना ला सकते थे? हम कहां से किसी पिछड़े वर्ग में किसी भी जाति को शामिल कर सकते थे? ये 21वें संविधान संशोधन से हुआ है। प्रयास कर सकते थे, मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, प्रयास तो किया जा सकता था। एक आपका प्रयास करना, एक अकेला मंत्री होना, आप केंद्र में कितने दिन मंत्री थे और कब हम सरकार में बाहर से ज्यादा समर्थन हमने किया है? ये तो कांग्रेस बताएगी और दूसरा ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी बताएगी, जिनकी फुल फ्लेज सरकार चली, जिनके प्रधानमंत्री थे। हमने जिस हद पर काम कर सकते थे वो हमने किया। हाँ, निश्चित तौर पे अगर इस बार हमारी सरकार बनी होती तो जातीय जनगणना अब तक हम कंप्लीट करा चुके होते, क्योंकि 2021 में जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें प्रदेश सरकारों को भी ये समवर्ती सूची में शामिल हो चुका है। हम भी करा सकते हैं। ठीक है सर, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। पीडी को कैसे अपने पक्ष में लाएंगे? पिछड़ा दलित, क्या तैयारी? देखिए, एक बात सीधी सी है, जब इनके द्वारा इस कदर उत्पीड़न किया जा रहा है और हम उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेहतर रोड मैप लेकर के उनके लिए आएंगे और निश्चित रूप से उस जाति बिरादरी, उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़ करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ लड़े। इस तरीके से हम लोग अपने साथ में लोगों को लेकर के आएंगे। और पीडीए का तो गठबंधन हमारा आज का थोड़ी ना, पुराना है। अगर 2022 के इलेक्शन के अंदर आप देखिए तो 13.5% जो हमने अपने वोटों में अभी वृद्धि की है वो अद्वितीय रूप से भारतीय जनता पार्टी तो 1% की, लेकिन हम तो 13.5% बढ़े आपके साथ है तो सरकार क्यों नहीं बन पाती है? सरकार कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि 210 सीटें ऐसी थी जिसमें महज 200 से 1000 वोटों के बीच में समाजवादी पार्टी हारी है। और दूसरी बात आपको कह दें, क्योंकि प्रशासन ने इसमें हरवाया हमें इन 210 सीटों पर, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं जाएगी। और हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी हम पुरानी पेंशन भी लेके आएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री भी लेके आएंगे, किसानों के लिए बिजली और ऋण माफ करेंगे। ये हमारा जो एजेंडा में है वो हम लेकर आएंगे और करेंगे। हमने रोड मैप भी दिया था कि हम कैसे करेंगे। सर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकी। सर, सिर्फ आपके साथ ये साथ है, पीडी आपके साथ नहीं है। अगर ये तीनों आपके साथ होते तो आप सरकार में होते। तो ठीक है, आपके पास आऊंगी। आमिर जी देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि हम जोड़ने की कवायद करते हैं। हम उनके नेता को भी जोड़ेंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और बिल्कुल जोड़ करके इनकी सरकार हटाएंगे और पीडीए की सरकार बनाएंगे। जी ठीक है, हाँ आऊंगी आपके पास। ठीक है आमिर जी, देखिए समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर एनडीए को हटाने की बात कह रही है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मयूरी जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, यही इसका फुल फॉर्म है ना। दरअसल दलित की जहां तक बात है, दलित अच्छा खासा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है। पिछड़े में इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनका अपना सुजातीय वोट जो है, यादव वोट, वो भी 3% करीब इनको बीजेपी में जा चुका है, 2.5-3% इनके पास रह गया है। अब बचा अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान खाली। तो मुसलमानों में इन्होंने 90% तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने पिछले 2022 के चुनाव में वोट लिया और मजबूत तरीके से लिया। लेकिन जहां तक ये वोट का जो स्लोगन दिख रहा है, इस बार पीडीए सरकार, ये अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि सपने देखे जा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों का भी तो सपने होना चाहिए ना। ये मुंगरीलाल सपने का क्या मतलब हुआ? पीडीए है कहां पर? बड़ा सवाल तो ये उत्तर प्रदेश के अलावा ये कहीं है नहीं।
और पीडीए सरकार बना रहे हैं। देखिए मयूरी जी, एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे आज मान लेना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने ही ये पीडीए बनवाया है। ये एक राजनीतिक स्टंट है इनका, सिर्फ मुस्लिम वोट भ्रमित करने के लिए। सच बात ये है, दलित इनके पास है ही नहीं, यादव इनके पास बचा नहीं है। पिछड़ा कौन सा है? पिछड़ा सब भारतीय जनता पार्टी में बहुत 2014 से है। अब जहां तक मुद्दों की बात आए और घोषणा पत्र की बात आई, अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि सच्चर कमेटी पे राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय सरकार को ज्ञान लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात नहीं हुई है, लेकिन सच्चर कमेटी के कुछ बिंदुओं पर इन्हें भी काम कर लेना चाहिए था। फुल फ्लेज सरकार 5 साल की इनकी भी रही है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने वादा किया था मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने का, 18 छोड़ दिए, 8 पॉइंट तक अगर दिया हो तो बता दीजिए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 17 घोषणा पत्र में 2012 में वादे करे थे 17 पॉइंट के। 17 पॉइंट पे इन्होंने कितने पॉइंट्स पर काम किया ये वो हमें बता दें। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का तो खैर कोई काम ही नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम की नफरत के अलावा इन्होंने कुछ बोया ही नहीं है। विकास इन्होंने किया नहीं है। इनसे पूछिए रोजगार तो कहते हैं राम मंदिर बन रहा है, इनसे पूछिए विकास तो कहते हैं 370 हटा दी गई है, इनसे कहिए शिक्षा तो कहने लगे कि अभी समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर या इनके इशू पर बोलना मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता है। यही मोदी जी 2014 में चिल्ला चिल्ला के मंचों से कहते थे कि डॉलर कहाँ जा रहा है, रुपया देश का गिर रहा है, तमाम नेता भ्रष्ट हैं, हम काला धन विदेशों में इकट्ठा हो रहा है, 100 दिन में अगर काला धन ना लिया है तो मुझे चौराहे पे धक्के दे देना, चौराहे पे खड़ा करके जूते मारना। आज समझिए 1150 रुपए का सिलेंडर है, आज अदरक 300 रुपए किलो बिक रही है, लहसन 200 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 200 रुपए किलो। इन्हें कोई मतलब किसी चीज से नहीं है। इन्हें सिर्फ देखिए अभी चुनाव और जितना जितना करीब आता रहेगा उतना इतना हिंदू मुस्लिम की चाशनी है गाढ़ी करते जाएंगे। अभी इन्होंने सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा लाया। सामान्य नागरिक संहिता का तो कोई अभी आकार ही तय नहीं है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ में नहीं आता कि हमसे आरती करवाएंगे या खुद नमाज पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता हमसे कि भौरी डलवाएंगे खुद निकाह करेंगे। तो आखिर सामान्य नागरिक संहिता का मतलब क्या है? एक देश एक विधान की बात करते हैं और खुद भी एक देश एक विधान पे चलना नहीं चाहते हैं। और जहां तक जिस मुद्दे पे बहस हो रही है पीडीए का, मैडम, तो ये मान लीजिए मयूरी, पीडीए का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ मुंगईलाल सपने है। अखिलेश जी में तथा नहीं है इतनी, ना इतना झक्स है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ सके। आप देश का बड़ा था कांग्रेस को तुम अवॉइड करे हुए हैं, आप कांग्रेस को कुछ देना नहीं चाहते, उसके बाद कहते हैं कि हम पीडीए सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, आज भी लोग कहते हैं खत्म हो गई। 12.88% वोट मिला है उसको 2022 में, उसको आप साथ लाना नहीं चाहते हैं। उसके आप पीडीए का दावा कर रहे हैं कि अब की बार पीडीए सरकार, तो क्या मुंगईलाल सपने जैसा नहीं है? मयूरी ये समझ से बाहर है। आमिर जी ने आपको नकार दिया है, कहा कि पिछड़ा दलित तो आपके साथ है ही नहीं और अल्पसंख्यक के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। देखिए साबिर साहब एक तरफा बातें कर रहे हैं और वो जिस चश्मे से अपनी बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कपूर जी हमने कहा हम ये कह रहे हैं कि 2022 में, अरे साबरी साहब आप सुने, आप अपने समय, आपने ये जो कहा एक तरफा आप बात, अपने समय में ठीक है बोलिएगा, आमिर जी सुन सुन तो लीजिए, लें आप। आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए। आप सुने, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने, मुझे अपनी बातें रखने दीजिए, मैं आपकी एक एक बातों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने स्वजाति, किसको कहा आपने? यादव को। कितने परसेंट यादव है? 36.5% का मत हमने पाया है इस बार 2022 के इलेक्शन में। 13.5% मतों की अभिवृद्धि हुई है और बहन जी एक सीट पे समिट गई क्योंकि दलित उनके साथ नहीं था। आपने किस आधार पे कह दिया कि दलित भारतीय जनता पार्टी को चला गया और समाजवादी पार्टी को नहीं है? 111 हमारी सीटें हैं, 47 सीटें थी, 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में कम किया है। ऐसे ही ये नहीं 3 मस्तिष्क के लकीरें थी कि इन्होंने 6 महीना जो है वो नगर निकाय के चुनाव को पीछे कर दिया। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने कभी धार्मिक उज्ज्वलन नहीं पैदा किया है वोट पाने के लिए, कभी जातीय विद्वेष नहीं पैदा किया है। हम अगर पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो हम आर्थिक रूप से भी पिछड़ों की बात कर रहे हैं जो सवर्णों के अंदर हैं, और हम बाकी तो पिछड़ों की बात कर ही रहे हैं। और जहां तक आपने कह दिया कि सच्चर कमेटी में आपने कहा था कि आप जाति धार्मिक आरक्षण कराएंगे 18% का, समाजवादी पार्टी को पहले आप एक बात बताइए, हम कोशिश ही कर सकते थे क्योंकि ये केंद्र का विषय है, ये राज्य का विषय नहीं है और हमको संस्तुति करनी थी, हमने संस्तुति की है। हमने वही नहीं, निषादों को भी SC ST में रखने ठीक है कपिल जी, ठीक है आमिर जी जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी।
आमिर जी जल्दी से छोटा सा जवाब। भाई इन्होंने सारी पिछड़ों की बात कर दी, दलितों की बात कर दी। मैं इनसे पूछा हूँ अल्पसंख्यकों के लिए 6 साल हो गए सरकार में नहीं है, अखिलेश जी कितना बोले हैं, क्या किया है वो बता दें। दूसरी बात, अभी ये बहुत आराम से निकल गए सच्चा कमेटी को लेके। भाई 18% का आपने वादा किया था चुनाव में कि नहीं किया था? छोड़ दिया सच्चा कमेटी को, तो छोड़ हमने दिया। पूरी कोशिश तो की साबिर साहब, किया था नहीं किया था? पत्र ऐसे ही थोड़ी ना लिख दिया गया, हम लोगों ने प्रेशर भी बनाया। आदरणीय नेताजी ने संसद में न जाने कितनी बातें उठाई। आप हमको जितनी शक्ति देंगे हम उसी शक्ति से तो बात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को कब कितनी शक्ति मिली हुई है, जी ठीक कितने है, हमको सांसद मिले ठीक कि है। हम प्रेशर बना करके इसको लागू कर वीरेंद्र सकें। जी देखिए मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है आमिर जी आऊंगी आपके पास, कर रहा है ठीक है तो आप उनके मन के अंदर भी ठीक है खटास वीरेंद्र जी पैदा कर आपके रहे हैं। पास आऊंगी। देखिए आप भी पिछड़े वर्ग और दलितों की बात करते हैं, लेकिन कई मसले ऐसे सामने आते हैं जिसमें दलितों और पिछड़ों का शोषण हुआ है और आपको अल्पसंख्यक विरोधी कहा जाता है, तो कैसे अपने पक्ष में पीडीए को लाएंगे? कौन हमसे पूछे? मैं हाँ आपसे ही मेरा सवाल है। मैम मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारे कपिल भाई साहब कह रहे थे हम्म, कि हम दलितों का इनका बहुत बड़ा उदाहरण है। स्टेट गेस्ट हाउस में जिसके साथ इन्होंने सरकार बनाया और सरकार जाती देखकर माननीय नेताजी जिंदा थे, स्टेट गेस्ट हाउस में दलितों का इनसे बड़ा शुभचिंतक कौन है? दलितों को मसीहा को बंद करके उसकी जान लेने का प्रयास किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गेस्ट हाउस कांड जिसमें नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी उनके जान जिंदगी की रक्षा करते हैं, तो एक तो इनका ये है। बहन जी ने इसी वजह से हल्ला बोल 2019 भाई, में हम हल्ला लोग के बोल। साथ मिलकर के ठीक है चुनाव कपिल जी सुन लीजिए, आप क्या सुन लीजिए, खड़ा कर रहे हैं? ठीक है सुन अब लीजिए। इनकी स्थितियां ये हैं। दूसरी बात जो अभी भाई साहब कांग्रेस के बोल रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज विश्व पटल पर जब नजर डालेंगे तो विश्व के देशों की क्या स्थितियां हैं आप देखिए। श्रीलंका की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत रूस, आज इंडिया। अच्छा, ठीक है सर, मैंने जो आपसे सवाल किया उसका आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है कपिल जी सुन लीजिए, देखिए हम चर्चा करने बैठे हैं, एक कर आप अपनी बात रखें। देखिए मैंने आपसे सवाल किया कि आप पिछड़े दलितों की बात तो करते हैं लेकिन लगातार उनका शोषण हो रहा है, आपको अल्पसंख्यक विरोधी कहा जाता है, कैसे अपने पाले में इसे लेकर आएंगे? मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए माइनॉरिटी समाज इस देश की हमारी धरोहर है और हमारे रगों में बसता है, हमारे दिल में बसता है, हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में बसता है। लेकिन चूंकि माइनॉरिटी समाज को भावनात्मक रूप से तथाकथित सेक्युलरवादी पार्टियों ने केवल बरगलाया है और बरगलाने के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर, एकजुटता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर केवल ये उनका वोट लेते रहे, उनका शोषण करते रहे, उनके मतों को लेने के बाद इनकी सरकार बन जाती है। जैसा आपने कपिल जी से पूछा, उसके बाद ये भूल जाते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी समाज का जो पसमानदा समाज है वो कहता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सांसद भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुस्लिम समाज से बनाए हैं, कुछ भी नहीं किया। विधायक ऐसे में समाज से बनाए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निश्चित तौर से माइनॉरिटी का जो पसमानदा समाज है उनके उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने यहाँ क्या दिया है? क्या केवल ये किसी वर्ग विशेष को मिलता है? आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विकास सेक्युलरवादी पार्टी डिस्टर्ब है तो ये भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में तो खड़ा करते हैं, लेकिन उसका उत्तर इन्हें खुद समाज से मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ एक वर्ग के नेता हैं, एक वर्ग के लिए काम किया जाता है। तो पहले ही कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर के ही हमारा दल बना है। हम पिछड़े और दबे कुचले की लड़ाई लड़ने के लिए ही बने हैं, तो हम वो लड़ रहे हैं। और हमारे मिश्रा जी ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपने सांसद के अंदर कितने टिकट दे दिए मुसलमानों को, कितने जिता के लिए, कितने विधायकों का टिकट दे दिया, कितने जिता करके लाए, वो तो छोड़ दीजिए। डॉक्टर कफील खान जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को आपने एक मुस्लिम होने के नाते आपने एनएसए लगा दिया कि अलीगढ़ में उन्होंने तोड़ने की का भाषण दिया और हाई कोर्ट ने आपको चपेट लगाई। जब दलित बेटी का बलात्कार हुआ तो आपके ही लोग उनके साथ जा करके जो बलात्कार किए थे उनके साथ बैठ के आंदोलन कर रहे थे। ये किसी छुपा है? प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि बेटी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ।
और जब हाई कोर्ट तक बात पहुंची तो आपको चपेट भी लगी और सीबीआई के इंक्वायरी में चार्जशीटेड हुए सारे। तो आपको फिर सोचना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं। सीतापुर में दलित बेटी के साथ, अभी आप देखिए ना मध्य प्रदेश में दलित के साथ जो है आपके यहाँ का नेता मुंह पे पेशाब कर रहा था, आपने देखा कि नहीं देखा है? मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता एक दलित पे पेशाब कर रहा है, वीडियो वायरल है, देखा है कि नहीं देखा है? कार्रवाई करवा दी गई, एक्शन ले लिया गया, ये हो गया काफी। अरे बुलडोजर चला के क्या करेंगे? कार्रवाई की ये गई। केवल एक दलित नहीं, वो कार्रवाई से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो दुनिया भर में कार्रवाई करते हैं। क्या करना घोड़ी चाहिए क्यों नहीं था, करता दलित? क्यों भारतीय जनता पार्टी कई नेता उसमें शामिल होते हैं? आप मुझे बताइए, उठा के गुजरात देख लीजिए, आनंदीबेन पटेल उसी वजह से हटाई गई थी, दलित उत्पीड़न करने की वजह से। और आज हमारी महामहिम है, वो आपके सामने, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। ये पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों को कभी जीवन में साथ नहीं रह सकते, ये आरएसएस के लोग हैं। तो आरएसएस में आज तक कोई हेड हुआ क्या दलित? कोई पिछड़ा हुआ क्या? ठीक है, आमिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आमिर जी अपनी बात रखें। मयूर जी, पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी बैठे इनका जवाब देते हैं। इन्होंने कहा कि भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों का वोट लेते रहे। चलिए अब आपकी बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप 10 साल से सरकार में है इस केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में भाई आपने क्या किया? आप अपने मुस्लिमों को अपने पाले में खींच लेते, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बात करते, लेकिन आपने तो 10 साल में नफरत ही फैलाई है, सांप्रदायिकता ही फैलाई है। हद तो ये हो गई कि आज की तारीख में सेंट्रल में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ राज्य मंत्री बना करके छोड़ दिया है। ये तो इनका चरित्र है और ये इनका चेहरा है। अब कपिल जी की बात पे आ जाइए, कपिल जी जैसा करे कफील खान का नाम लेकर के, चलिए कफील खान को आप छोड़ दीजिए, कफील खान आपकी पार्टी के नेता नहीं थे। अरे आजम खान तो आपकी पार्टी के नेता थे। आप बताइए आजम खान के लिए आपने कितने प्रदर्शन किए, कितने धरने दिए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप आजम खान साहब से स्वयं पूछ लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी के आजम साहब के साथ न खड़ा होती तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ वो समाजवादी पार्टी के नेता? ठीक है, देखिए एक एक कर आप लोग अपनी बात रखें। ठीक है, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं आपको साफ और स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर आजम साहब का अपमान आपको भी मौका दूंगी, सुन लीजिए। आज वो हमारे नेता बने होते। जिसके अपमान की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे बताइए, कोई अपमान खा करके पार्टी में रहता है क्या? साबिर साहब, ये गलत बातें हैं जो आप गलत ढंग से। ठीक है आमिर जी शांत हो जाइए। कपिल जी ठीक है, वीरेंद्र जी देखिए आपके पास आऊंगी। अभी आपने आमिर जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो भय दिखाकर वोट ले लेते हैं, तो आपने 10 सालों में क्या किया? आप भी अल्पसंख्यक को अपने पाले में कर सकते थे। मुझे अब दूसरे चैनल मैं ये कहना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते ना तो मैं किसी को भय दिखाता हूँ, ना किसी को मैं बरगलाता हूँ। उसके जमीनी डेवलपमेंट के लिए मैं सारे प्रयास करता हूँ। मैं तथाकथित सेकुलरवादी पार्टी नहीं हूँ जो बहुसंख्यक समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए आंख मूंद लेता है। तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियां केवल माइनॉरिटी के नाम पर, केवल माइनॉरिटी के नाम पर लोगों को, हमें ये कोई ऐसा एक उदाहरण बताएं जहां पर इन्होंने माइनॉरिटी के लिए डेवलपमेंट किया हो। 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर किसी ने शोषण किया माइनॉरिटी समाज का तो वो है समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस ने जन्म से लेकर, इस देश की आजादी से लेकर और आज तक केवल माइनॉरिटी समाज को केवल और केवल भय दिखाया है। और आज इसी का परिलक्षण आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से नहीं है। और यही हाल समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी से माइनॉरिटी समाज का मोह भंग हो चुका है। ये चाहे जितने उसको बरगलाएं, चाहे जितना बनाएं, आज अगर आप जनरल जमीनी हकीकत देखें तो माइनॉरिटी समाज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। ठीक है। और उसको लाभ मिल रहा है। आवास योजना, अनाज योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब क्या है? ये क्या हम बहुसंख्यक समाज को दे रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही है जमीनी दाता। और मैं कांग्रेस के भाई को बताना चाहता हूँ, कहते हैं क्या विकास किया?
आज वो बांग्लादेश हो, अनाज योजना, आज वो ठीक है भूटान हो, वीरेंद्र जी, आज ठीक है। वो देखिए चीन हो। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। आमिर जी आपके पास आऊंगी, Thank you. आखिरी सवाल लूंगी। देखिए पत्रकारिता की एक आप अच्छी पकड़ रखते हैं और देखा जाए पीडीए का बहुत ही महत्व होता है चुनाव में, और जिस तरह से पार्टियों की तरफ से पीडीए को लेकर कवायद की जा रही है, क्या लगता है पीडीए किसके पक्ष में आएगा? देखिए मयूरी जी, बड़ा सवाल यही है, मैं पहले भी कह रहा था कि समाजवादी पार्टी भरोसे के लायक है ही नहीं। आपको याद होगा 2019 से पहले महागठबंधन बना था, जिसमें मुलायम सिंह जी खुद अध्यक्ष हुआ करते थे, और जैसे ही चुनाव आया मुलायम सिंह छोड़ के चले गए, तो क्या हुआ, महागठबंधन छितिर बितिर हो गया, टूट गया, और फिर भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज प्रचंड बहुमत से आ गई। एंड टाइम पे आप देखिए अभी पीडीए बना है, ये पीडीए बना करके ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये दरअसल पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का ही एक बी टीम है। ये जैसे ही चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा, मेरी बात लिख लीजिए आप, कि ये अलग हो जाएंगे। आप बताइए कैसा पीडीए, कांग्रेस को बसपा को दरकिनार करके पीडीए का कॉन्सेप्ट क्या है, मकसद क्या है, कल्पना क्या कर सकते हैं आप बताइए। इतने बड़े दलों को जिनके पास अपना वोट है, बसपा को भी हमारे सपा प्रवक्ता कह रहे थे खत्म हो गई है, तब 12.88% वोट मिला है, उसको खत्म मान रहे हैं, जबकि अच्छा खासा वोट उसका दलित बीजेपी में गया। मुस्लिम ही के अलावा इनके पास मिला क्या है? अभी बात कर रहे थे, यादव वोट है कितना, 8.5%, 8.5% में 6% वोट पड़ता है, 3 से 3.5% बीजेपी में चला गया 2022 में। इनके पास बचा गया सिवाय मुस्लिम वोटों को, उनको मिला गया, और बात कर रहे हैं पीडीए की। तो ये कोरी कल्पना के अलावा क्या है मयूरी जी? मेरी तो समझ से बाहर है। अब इस पे बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे कोई चर्चा करें तो अलग बात है। मैं छोटा सा सोच रखता हूँ, वो मैंने आपके सामने अपनी रख दी। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सभी दलों ने पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के सहारे 2024 के चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बनाया है। लगातार सभी पार्टियां 2024 के चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पीडीए को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि आखिर पीडीए किसके पाले में जाता है। अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।